7 number shifting of registered office from one state to another state. So shifting of registered office from one state to another state, उसका क्या प्रोसीजर है वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने लास्ट पढ़ा था कि इंग्लिश लैंग्वेज और वर्नाकुलर लैंग्वेज का न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना होगा एंड जो क्रेडिटर्स है डिबेंचर होल्डर्स है उनको इंडिविजुअली नोटिस देना होगा। पॉइंट नंबर 5, तो उस हाँ नॉट मोर देन 30 days बिफोर द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन फाइल करने से पहले एडवर्टीजमेंट देना होगा एंड इंडिविजुअल नोटिस देना होगा क्रेडिटर्स को डिबेंचर होल्डर्स को। तो ये सब से अगर कोई ऑब्जेक्शन मिलता है इन लोग से, जो एडवर्टीजमेंट दिया या फिर जो नोटिस दिया उससे अगर कोई ऑब्जेक्शन मिलता है तो वो ऑब्जेक्शन भी एप्लीकेशन के साथ अटैच करके देना होगा कि क्या ऑब्जेक्शन मिला और ऑब्जेक्शन का क्या रिस्पॉन्स है, कंपनी ने ऑब्जेक्शन का क्या रिस्पॉन्स दिया वो भी एप्लीकेशन के साथ देना होगा। नेक्स्ट पेज पे आओ। अभी यहाँ पे देखो द पॉइंट नंबर 7 वेयर नो ऑब्जेक्शन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन, तो एप्लीकेशन में बी पुट फॉर ऑर्डर विदाउट हियरिंग। एप्लीकेशन में बी पुट फॉर ऑर्डर विदाउट हियरिंग मतलब हियरिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी देना कि वो लोग आके रीजनल डायरेक्टर या जो भी जिसके पास एप्लीकेशन है वो आके उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर आरडी के पास रीजनल डायरेक्टर के पास अगर कुछ डाउट्स है तो वो आप क्लैरिफाई कर सकता है, वो भी अपना पॉइंट कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड हियरिंग। हियरिंग में कंपनी से क्वेश्चंस किया जाता है, जो भी मतलब सबमिशन था उसके बेसिस पर अगर कुछ क्वेश्चंस था ना तो उसको बोलते हैं हियरिंग। तो अगर किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया ही नहीं है तो वो ऑब्जेक्शन अगर रेज नहीं करता है तो हियरिंग का जरूरत नहीं है। विदाउट हियरिंग एप्लीकेशन में भी पुट अप फॉर ऑर्डर विदाउट हियरिंग। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हियरिंग का जरूरत नहीं है। डायरेक्टली द ऑर्डर मे बी पास्ड फॉर अप्रूविंग द एप्लीकेशन और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन विद इन 15 days। 15 दिन के अंदर अप्रूव या रिजेक्ट कर देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर एन ऑब्जेक्शन हैज बीन रिसीव्ड। अगर ऑब्जेक्शन मिला है किसी पार्टी से, इधर डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर और फ्रॉम एनी जनरल पब्लिक, किसी से अगर ऑब्जेक्शन मिला है तब क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल होल्ड हियरिंग और अगर जरूरत पड़े तो हियरिंग और हियरिंग्स मतलब मल्टीपल हियरिंग्स भी हो सकता है। तो एज रिक्वायर्ड एंड डायरेक्ट द कंपनी टू फाइल एन एफिडेविट टू रिकॉर्ड द कंसेंसस रीच्ड एट द हियरिंग। ऑब्जेक्शन मिला, ऑब्जेक्शन का क्या रिस्पॉन्स दिया कंपनी ने, तो आरडी का क्या ओपिनियन है, सब कुछ मिला के एक कंसेंसस मतलब एक सहमति जिसे लोग कहते हैं टू एग्री टू वन पर्टिकुलर मैटर। तो उस एग्रीमेंट पे अगर आ पाए तो उसका उस एग्रीमेंट का एफिडेविट देना होगा कंपनी को। कंसेंसस मीन्स एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट देना हो, एग्रीमेंट का एफिडेविट देना होगा बाय द कंपनी। The central government shall pass an order within 60 days of filing the application। पहले वाले में क्या था, 15 days में विदाउट हियरिंग था, 15 days में तुरंत था। इसमें हियरिंग के साथ है, उसमें एफिडेविट फाइल करना होगा, इसलिए 60 days में एप्लीकेशन विल बी सेटल्ड। Where no consensus is reached, ऑब्जेक्शंस के बारे में अगर कंसेंसस रीच नहीं हो पाता है बिटवीन द रीजनल डायरेक्टर एंड द कंपनी, कंसेंसस अगर रीच नहीं हो पाता है तब क्या होगा, तब भी एफिडेविट फाइल करना होगा कंपनी को। एफिडेविट में क्या क्या लिखेंगे, स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द ऑब्जेक्शन इज टू बी रिजॉल्व विद इन अ डेफिनिट टाइम फ्रेम। ऑब्जेक्शन का रिजोल्यूशन कैसे होगा वो कंपनी बोलेगा विद इन अ डेफिनिट टाइम फ्रेम, मतलब रिजोल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्शन विद इन अ डेफिनिट टाइम फ्रेम। इसका मैनर क्या होगा, किस तरह से ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व किया जाएगा, उसका एफिडेविट देगा कंपनी। ड्यूली रिजर्विंग द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू द ऑब्जेक्टर फॉर परस्यूइंग हिज लीगल रेमेडीज। मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कंपनी तो शिफ्ट होने के लिए चाह रहे हैं ना, फ्रॉम से असम टू मेघालय शिफ्ट होना चाहते हैं, तो असम में ही जो ऑब्जेक्शन
ऑब्जेक्टर फॉर परसुइंग हिज लीगल रेमेडीज। परसुइंग हिज लीगल रेमेडीज मतलब केस फाइल कर सकता है, तो आसाम में ही वो केस फाइल कर सकता है। इवन आफ्टर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज शिफ्टेड फ्रॉम से आसाम टू मेघालय, शिफ्ट होने के बाद भी वो केस आसाम में ही फाइल कर सकता है और कंपनी को आके आसाम में ही केस लड़ना होगा। तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट शैल पास एन ऑर्डर कंफर्मिंग और रिजेक्टिंग विद इन 60 डेज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंसस रीच हो गया, तो कंसेंसस रीच हो गया तो 60 डेज में खत्म कर दो। अगर कंसेंसस रीच नहीं होता है तो एफिडेविट में क्या लिखेंगे? मैटर इन विच द मैटर इज टू बी रिजॉल्व्ड और इफ दे अपॉइंटेड ड्यूली रिजल्टिंग द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में ही केस फाइल होगा इवन आफ्टर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज शिफ्टेड एंड 60 डेज के अंदर ये केस सेटल हो जाएगा। जो ऑर्डर पास होगा, ऑर्डर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाई कर सकते हैं कि शिफ्ट हो सकते हो बट सब्जेक्ट टू दीज टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शैल नॉट बी अलाउड इफ एनी इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन हैज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट द कंपनी। कोई अगर इंक्वायरी इंस्पेक्शन पेंडिंग है तो शिफ्टिंग विल नॉट बी अलाउड। और एनी प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी, कोई प्रोसिक्यूशन मतलब केस फाइल है तो भी शिफ्टिंग विल नॉट बी अलाउड। On completion of such inquiry, inspection or investigation, as a consequence of which no prosecution is envisaged. Envisaged मतलब probable। अगर कोई इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन ऐसा है जिसके बेसिस पे ऐसा लगता है कि कोई केस फाइल नहीं होगा, no prosecution is pending, shifting of registered office shall be allowed। बेसिकली इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब तो अलाउड नहीं है, बट इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर अगर ऐसा लगता है कि कोई प्रोसिक्यूशन इसमें फाइल होगा ही नहीं, कोई केस इस पर लॉन्च होगा ही नहीं, तो शिफ्टिंग इज अलाउड। शिफ्टिंग तब कर सकते हैं। एनविसैज्ड मतलब प्रोबेबल। Certified copy of the order of the central government shall be filed in form INC 28 along with fee with the registrar within 30 days from the receipt of the order। सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलने के बाद आरओसी को सबमिट कर देगा इन फॉर्म नंबर INC 28। ठीक है, इसमें कुछ डाउट हो? नेक्स्ट वी आर कमिंग टू पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर का सब टॉपिक है इशू ऑफ सिक्योरिटीज। इशू ऑफ सिक्योरिटीज, एक पब्लिक कंपनी कैसे इशू ऑफ सिक्योरिटीज कर सकते हैं? पब्लिक कंपनी कैन मेक अ पब्लिक ऑफर, गो टू द पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग विद सिक्योरिटीज। तो सेक्शन 23 प्रोवाइड्स दैट पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस। पब्लिक के पास जा सकते हैं प्रोस्पेक्टस इशू करके। ये सब टर्म्स बाद में सब्सिक्वेंट सेक्शंस में और अच्छे से डिफाइंड है। सो पब्लिक कंपनी पब्लिक के पास जा सकते हैं थ्रू प्रोस्पेक्टस, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब जनरल जो मीनिंग है कि प्राइवेटली एक पर्सन को जाके इन्विटेशन देना कि आप जाके मतलब आप हम लोग की कंपनी में इन्वेस्ट करोगे क्या, तो वैसे प्राइवेटली ऑफर देना, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेटली किसी को जाके ऑफर देना, यू आर नॉट गोइंग टू द पब्लिक, यू आर गोइंग टू प्राइवेटली टू वन पर्सन और से 10%, 20%। जिसको स्पेसिफिकली इन्वाइट किया वो भी हाँ या ना बोल के सब्सक्राइब कर सकते हैं सिक्योरिटीज को। सो थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट भी हो सकता है, थ्रू राइट्स इशू और बोनस इशू। राइट्स इशू, बोनस इशू क्या होता है वी विल स्टडी इन डिटेल। राइट्स इशू बेसिकली होते हैं कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी देना कि आप उन लोगों के फर्दर इशू में आप विल यू सब्सक्राइब टू आवर शेयर्स। और बोनस इशू मतलब फ्री में शेयर्स देना, मतलब कंपनी के प्रॉफिट से शेयर्स इशू कर देना, उसको बोलते हैं बोनस इशू। और राइट्स इशू होता है पहले प्रायोरिटी में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर देना कि विल यू सब्सक्राइब टू आवर फर्दर इशू। तो पब्लिक कंपनी तीन तरीके से शेयर्स इशू कर सकता है।
एक है थ्रू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, एक है थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट और एक है थ्रू राइट्स इशू और बोनस इशू। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट में जो प्रोविजंस है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। एंड इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी विच इंटेंड्स टू गेट इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड, सेबी एक्ट को भी फॉलो करना होगा। अ कंपनी विच इज लिस्टेड और इंटेंड्स टू गेट इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड, मतलब जो कंपनी चाहता है इन फ्यूचर हम लोग का, इन फ्यूचर मतलब इमीडिएट फ्यूचर में उसका सिक्योरिटीज लिस्ट होने वाला है, तो उसको सेबी एक्ट का भी कंप्लाई करना होगा। सेक्शन 23(2) lays down that प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज, प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक के पास नहीं जा सकता, तो इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शंस है, एक राइट्स इशू बोनस इशू और एक है थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें पब्लिक वाला पॉइंट नहीं है। पब्लिक ऑफर का मतलब क्या होता है? पब्लिक ऑफर मीन्स पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर और ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज। ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज हम लोग नेक्स्ट नीचे सब टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर और ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अब हम लोग आते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है? एक डॉक्यूमेंट जिसमें सारा डिटेल्स रहता है अबाउट द कंपनी, अबाउट एनी रीजन फॉर, मतलब क्यों कैपिटल हम लोग रेज करना चाहते हैं थ्रू पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर में पब्लिक को जब शेयर्स ऑफर किए जाते हैं कि आप हम लोग के शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए, तब प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। तो प्रोस्पेक्टस में क्या रहता है? बेसिकली डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ विच द कंपनी वांट्स टू रेज कैपिटल, कंपनी का मेमोरेंडम में क्या क्या लिखा हुआ है, तो सब तरह का डिटेल्स रहेगा प्रोस्पेक्टस में। तो सेक्शन 26 provides the matters to be stated in a prospectus. Every prospectus issued by or on behalf of a public company shall be dated, sign होगा, date होगा, and shall state such information and set out such reports as may be specified by SEBI in consultation with central government. SEBI in consultation with central government जो मैटर्स बोलेगा इस प्रोस्पेक्टस में लिखना होगा, वो सब मैटर्स प्रोस्पेक्टस में लिखा जाएगा। Every prospectus shall make a declaration about the compliance of the provisions of this act. Prospectus में क्या लिखा रहेगा कि the provisions of Companies Act 2013 have been complied with. Provisions comply कर लिया, and a statement that nothing in the prospectus is contrary to the provisions of Companies Act, Securities Contracts Act and SEBI Act. तीन चीज का वायलेशन नहीं हुआ है, एक है कंपनीज एक्ट का, एक है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट का और एक सेबी एक्ट का। इन तीनों का वायलेशन नहीं हुआ है, ये भी प्रोस्पेक्टस में लिखा जाएगा। नो प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी unless on or before the date of its publication there has been delivered to the registrar for registration a copy thereof signed by every person who is a director or proposed director or by his authorized attorney. इसका मतलब क्या? prospectus issue करने से पहले you have to submit the prospectus to the registrar, ROC को देना होगा। prospectus issue करने से पहले ROC को देना होगा for registration, और उसमें कौन साइन करेगा? डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर और हिज अटॉर्नी। अटॉर्नी मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको देके रखा होगा ऑथराइज्ड पर्सन, वो। तो बिफोर सबमिशन और बिफोर पब्लिकेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस आरओसी को सबमिट करना होगा फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नो प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड इफ इट इज इशूड मोर देन 90 days आफ्टर द डेट ऑन विच अ कॉपी देयरऑफ इज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। डिलीवर्ड कर दिया आज, तो आज से 90 डेज तक ही उस प्रोस्पेक्टस का वैलिडिटी है। जिस दिन डिलीवर्ड किया टू द रजिस्ट्रार, कॉपी देयर इज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार, जिस दिन रजिस्ट्रार को डिलीवर किया उस दिन से 90 डेज के अंदर प्रोस्पेक्टस पब्लिश कर देना होगा फॉर इशू पब्लिक के लिए। 90 डेज के बाद वो पुराना हो जाएगा, 90 डेज के बाद जब तो उसको वैलिडिटी मिल जाएगा तो उसको इशू नहीं कर सकते। करना है तो 90 डेज के अंदर, तो 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच इट इज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार, ठीक है। फिर वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में जैसे
एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा तो पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट मतलब घर में आपके चिट्ठी आएगा या फिर आपको ईमेल कर देंगे। तो स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट अगर करते हो तब जाके कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स और या फिर ऑब्जेक्ट्स को आप वेरी कर सकते हो। जो प्रोस्पेक्टस में लिखा था उसमें वेरिएशन कर सकते हो। अब नोटिस ऑफ द प्रपोज स्पेशल रेजोल्यूशन शैल कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। स्पेशल रेजोल्यूशन का जो नोटिस होगा उसमें ये सब डिटेल्स रहेगा। ओरिजिनल पर्पस और ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, ओरिजिनली क्या मेंशन था, फिर टोटल मनी रेज्ड, कितना पैसा रेज किया, फिर द मनी यूटिलाइज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, कितना यूटिलाइज कर लिया, फिर एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट, 50% हो गया, 10% हो गया, 90% हो गया, कितना एक्सटेंट ऑफ द अचीवमेंट, अनयूटिलाइज्ड कितना अमाउंट बच गया, पार्टिकुलर्स ऑफ द प्रपोज्ड वेरिएशन, क्या आप वेरी करना चाह रहे हो प्रोस्पेक्टस में, रीजन एंड जस्टिफिकेशन फॉर सीकिंग वेरिएशन, क्या रीजन है क्यों आप वेरी करना चाह रहे हो, प्रपोज टाइम लिमिट विद इन विच द प्रपोज्ड ऑब्जेक्ट्स वुड बी अचीव, जो आप नया टर्म्स आप लेके आ रहे हो उसमें क्या टाइम लिमिट होगा वो अचीव करने में। यहाँ पे रूल 3 मेंशन्ड है बट रूल 3 अभी ओमिट हो चुका है, ठीक है। फिर रिस्क फैक्टर्स पर्टेनिंग टू न्यू ऑब्जेक्ट्स, न्यू ऑब्जेक्ट्स का रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, क्या क्या रिस्क है उसमें। द अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो एक मेंबर को एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो दिस इज द दीज आर द items which you have to mention in the notice of the special resolution. Advertisement of the notice for getting the resolution passed shall be in form PS1. Such advertisement shall be published with simultaneously with the dispatch of the postal ballot. तो advertisement भी देना होगा इस नोटिस का कि ये है फॉर्म उसका स्पेसिफाइड है PS1, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि दिस इज द ओरिजिनल टर्म्स, दिस इज द टर्म्स दैट वी वांट टू वेरी। तो ये सब करके एडवर्टीजमेंट होगा, वो एडवर्टीजमेंट शैल बी पब्लिश्ड साइमल्टेनियसली विद द डिस्पैच ऑफ द पोस्टल बैलेट नोटिसेस। नोटिस शैल आल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी को वेबसाइट में भी देना होगा। रेस्ट्रिक्शन, द कंपनी shall not use any amount raised through the issue of prospectus for buying, trading or dealing in equity shares of any other listed company. प्रोस्पेक्टस से जो आपने पैसा उठाया है पब्लिक से उसको आप यूज नहीं करोगे फॉर बाइंग और डीलिंग इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर लिस्टेड कंपनी। ट्रेडिंग करने के लिए आप पैसा नहीं उठाओगे। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स मतलब द पर्सन्स हु हैव नॉट एग्रीड टू द प्रपोज्ड वेरिएशंस। जो वेरिएशंस हम लोग करना चाहते हैं उसको अगर डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स मतलब कुछ शेयर होल्डर्स जो एग्री नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए एक एग्जिट ऑफर रहेगा। एंड एग्जिट प्राइस कौन डिसाइड करेगा, एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। सेबी जो एग्जिट ऑफर स्पेसिफाई करेगा अकॉर्डिंग टू दैट डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट प्राइस के अकॉर्डिंग देना होगा। अब आते हैं ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स। ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स, ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स मतलब क्या होता है कि प्रमोटर होता है किसी कंपनी का, तो प्रमोटर सपोज से 2% और 3% हो जाए तो वो लोग के पास ही पूरा शेयर्स रहता है। अब वो लोग अगर डिसाइड करते हैं कि वी विल सेल सम ऑफ आवर स्टेक टू आउटसाइडर्स टू द पब्लिक, तो उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। मतलब यहाँ पे देखो सर्टेन मेंबर्स में ऑफर होल और पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक। मतलब सर्टेन मेंबर्स मतलब प्रमोटर्स, दे आर ऑफलोडिंग देयर स्टेक, मतलब दे आर प्रोवाइडिंग होल और पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग। मतलब अगर सपोज 30% प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं तो 30% में से कुछ शेयर्स को पब्लिक के लिए ऑफर कर रहे हैं। तो इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एनी सच ऑफर ऑफ सेल टू द पब्लिक शैल बी डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी। उसको भी मानेंगे कि इट इज सेम एज द प्रोस्पेक्टस। ऑल लॉज एंड रूल्स एप्लीकेबल टू द प्रोस्पेक्टस आर आल्सो एप्लीकेबल टू दिस ऑफर एक्सेप्ट, मतलब ये जो 4 पॉइंट्स है ये प्रोस्पेक्टस के लिए तो एप्लीकेबल है बट ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स प्रोस्पेक्टस में मेंशन रहता है कि इतना मिनिमम सब्सक्राइब होना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब
शेयर्स के केस में ये नहीं है। मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू, जो कोई पर्सन अगर शेयर्स खरीदना चाहता है प्रोस्पेक्टस के केस में, तो एक मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू वो देना होगा कंपनी को। तो अगर जैसे 10 रुपीज़ फेस वैल्यू ऑफ शेयर है, उसको 20 रुपीज़ में पब्लिक को दे रहे, इशू प्राइस इज 20, तो मिनिमम एप्लीकेशन प्राइस इज 20, तो 20 देना होगा। तो ये सब रेस्ट्रिक्शन ऑफर फॉर सेल में नहीं है। प्रोविजंस फॉर मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू ये ऑफर फॉर सेल में नहीं है। फिर प्रोविजंस रिक्वायरिंग एनी स्टेटमेंट टू बी मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। यूटिलाइजेशन ऑफ मनी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को स्टेटमेंट देगा कि ये पैसा कैसे यूटिलाइज होगा, वो प्रोस्पेक्टस में है बट ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स में नहीं है। Any other provision which cannot be compiled by the offerer with detailed justification for not being able to comply। और दूसरा कोई अगर इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स के केस में वो नहीं दे पा रहे, तो इट इज ओके इफ यू डोंट गेट, बट यू हैव टू गिव द रीजन एंड जस्टिफिकेशन कि आप क्यों नहीं दे पा रहे। फिर हम लोग आते हैं डीमेटेरियलाइज्ड शेयर्स। अभी आप लोग जब किसी पब्लिक कंपनी का, लिस्टेड कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहते हो, यू हैव हर्ड अबाउट डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, उसमें शेयर्स का डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होता है, मतलब इंटेंजिबल फॉर्म में। जस्ट द रिकॉर्ड इज मेड, डिपॉजिटरीज एक्ट के अकॉर्डिंग होता है डीमेटेरियलाइजेशन। पहले क्या होता था कि फिजिकल कॉपी ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट होता था, तो शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू अभी ट्रेडिंग नहीं होता। अभी क्या होता है, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में आप अपना जस्ट एक किसी ब्रोकर के साथ एक शेयर खान हो गया, फिर जैसे ज़ीरोधा हो गया, तो ये सब के साथ आप जाके डीमैट अकाउंट खोल लो, या बैंक्स भी देते हैं, SBI, ICICI, ये सब के पास भी डीमैट अकाउंट होगा। उन लोग का साथ में आप अगर खोलना चाहते हो तो वो लोग भी खोल के देगा आपको डीमैट अकाउंट। तो शेयर्स में अगर ट्रेडिंग करना है तो आपको डीमैट अकाउंट खोल के उन शेयर्स को डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होना होगा। डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म मतलब इंटेंजिबल, इट इज ओनली इन द रिकॉर्ड, जिसका कोई शेयर सर्टिफिकेट नहीं है। ओके, तो डीमेटेरियलाइज्ड शेयर्स, एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर, जो कोई भी पब्लिक ऑफर कर रहे हैं, मतलब पब्लिक कंपनीज मेकिंग पब्लिक ऑफर shall issue the securities only in dematerialized form। ठीक है, एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर, जो भी पब्लिक ऑफर करना चाहता है, तो पब्लिक ऑफर करने के टाइम पे सिक्योरिटीज हैव टू बी इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, मतलब इंटेंजिबल फॉर्म। एंड इसके लिए रेलेवेंट एक्ट कौन सा है, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। इसको कंप्लाई करके डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर्स को कन्वर्ट करना होगा बाय एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर। क्वेश्चन था, ये जो हमारा पब्लिक ऑफर होता है, पब्लिक ऑफर के टाइम पे प्रोस्पेक्टस आता है, फिर मान लीजिए 5 साल 7 साल 8 साल या 10 साल बाद आपका ये ऑफर फॉर सेल या ऑफर ऑफ सेल आएगा, तो ये उसका पार्ट होगा प्रोस्पेक्टस का, जो 5 साल पहले जो प्रोस्पेक्टस भी रहेगा। जितना बार आप इशू करोगे उतना बार आपको प्रोस्पेक्टस नया फ्रेश इशू करना होगा। ऑफर ऑफ सेल की भी प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा। हाँ, तभी तो बोल रहे हैं कि ऑफर ऑफ सेल शैल बी डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस, तो उसको भी ऑल लॉज एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे एक्सेप्ट फॉर द जो चार्ट दिए गए हैं वो अप्लाई नहीं होंगे, बाकी उसको भी प्रोस्पेक्टस बना के फिर करना होगा। The promoters of every public company making a public offer may hold such securities only in dematerialized form। पब्लिक ऑफर करने से पहले प्रमोटर्स के पास जो भी शेयर होल्डिंग है उसको भी, मतलब बात होती है कि पब्लिक ऑफर से पहले आपको सारा शेयर डीमेटेरियलाइज में करना है। प्रमोटर अगर कुछ होल्ड करते हैं तो उसको भी डीमेटेरियलाइज में करके उसके बाद ही आप पब्लिक ऑफर कर सकते हैं। सो promoters of every public company making a public offer may hold such securities only in dematerialized form। वो लोग किस फॉर्म में होल्ड करेंगे, only in dematerialized form। Entire holding of convertible securities of the company by promoters held in physical form, अगर कोई physical form में होल्ड कर रहे हैं तो up to the date of IPO shall be converted into demat form before such offer is made। IPO के डेट तक कोई भी अगर physical form में होल्ड कर भी रहा था उसको डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। एंड thereafter such promoter holding shall be held on dematerialized form only। वो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही होल्ड किया जा सकता है, वो फिजिकल शेयर्स में नहीं होगा, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में। MCA has ordered that no transfer of shares
Even in case of unlisted shares can be effected other than dematerialized form. अगर कोई शेयर्स ट्रांसफर नहीं करना है तो उसको पहले डिमेटलाइज करो, उसके बाद आप ट्रांसफर कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट फॉर प्रोस्पेक्टस। जब प्रोस्पेक्टस जब लाते हैं ना, तब जो टाइम्स ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड अगर कुछ एक बार देखोगे तो उसमें देखना पूरा प्रोस्पेक्टस का ये पूरा नहीं है, जो समराइज फॉर्म होगा समरी में देते हैं लोग कि हम लोग का आईपीओ आ रहा है, आईपीओ इस डेट से इस डेट तक है, ओपन है, आप लोग सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वो वैसा एडवर्टीजमेंट कोई अगर प्रोस्पेक्टस का पब्लिश करना चाहता है तो उसमें क्या क्या डिटेल्स रहना होगा। इट शैल बी नेसेसरी टू स्पेसिफाई कंटेंट्स ऑफ दिस मेमोरेंडम। कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम में कौन सा ऑब्जेक्ट्स, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। लाइबिलिटी क्या था कि इट इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स एंड प्राइस। सो लाइबिलिटी कितना तक है, ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितना है, नेम्स ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम। सिग्नेटरीज मतलब ओरिजिनली मेमोरेंडम जितने लोगों ने साइन किया था, 7 people, 2 people, 7 or more, 2 or more, जो सिग्नेटरीज है बोलो, एंड नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब बाय देम, सिग्नेटरीज ने कितना शेयर सब्सक्राइब किया है, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये सब देना होगा इन एनी एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी प्रोस्पेक्टस। ये सब डिटेल्स कहाँ देना होगा, प्रोस्पेक्टस का जो एडवर्टीजमेंट कहीं पे दिया तो ये सब डिटेल्स भी देना होगा। अब हम लोग आते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस में। शेल्फ मतलब क्या, मतलब शेल्फ बोलने से क्या दिमाग में आता है, कोई एक शेल्फ है उसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ है जो नॉर्मली यूज में नहीं आता, उसको लोग उठा के शेल्फ में रख देते हैं। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब एक बार प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया तो 1 साल के अंदर जितना भी आप इशू लाते रहो, प्रोस्पेक्टस वापस से इशू करने का जरूरत नहीं है। तो 1 प्रोस्पेक्टस इज सफिशिएंट। एक बार शेल्फ में डाल दिया उसको तो मल्टीपल इशू अगर 1 साल के अंदर करना भी चाहो तो कर सकते हो। वापस हर इशू के लिए प्रोस्पेक्टस फाइल करने का बनाने का जरूरत नहीं है। 1 prospectus is sufficient. Shelf prospectus means a prospectus in respect of which, लेकिन सिक्योरिटीज या क्लास ऑफ सिक्योरिटी सेम होना होगा। प्रोस्पेक्टस में जो सिक्योरिटी टाइप का बोला हुआ है तो उसको भी अगर करना चाहते हो तो सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटीज करना चाहते हो तो दैट प्रोस्पेक्टस विल बी एनफ। So of which the securities or class of securities included therein are issued for subscription in 1 or more issues। 1 या उससे ज़्यादा issues आप कर सकते हो over a certain period, से 1 साल, without the issue of a further prospectus। ठीक है, further prospectus issue करने का जरूरत नहीं है। कौन सा क्लास ऑफ कंपनीज शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर सकते हैं, ये कौन बोलेगा, सेबी। Class or classes of companies as SEBI may provide may file a shelf prospectus with the registrar at the first time offer of securities। जब आप फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज कर रहे हो तब आप आरओसी को सबमिट कर दोगे। Included therein which shall indicate a period not exceeding 1 year as the period of validity। आप 6 महीने के लिए भी कर सकते हो, 3 महीने के लिए भी कर सकते हो। Not exceeding 1 year मतलब maximum period is 1 year of such prospectus which shall commence validity of 1 year। जो है ये 1 year का validity कब से है, which shall commence from the date of opening of the first offer of securities। ठीक है, तो जब prospectus का first offer of securities है उसका opening date से, first opening of the first offer of securities, opening of the first offer of securities से 1 साल काउंट होगा। And in respect of a second or subsequent offer of such securities, no further prospectus is required। ठीक है, क्लियर। तो एक बार फाइल कर दो, उसके बाद 1 साल के अंदर सेम कैटेगरी ऑफ शेयर्स के लिए वापस से प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। एक बार आरओसी को सबमिट कर दिया तो जिस दिन से फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज का ओपनिंग है उससे 1 साल काउंट किया जाएगा एंड सब्सिक्वेंट जो इश्यूज है उसको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें ट्विस्ट है। A company filing a shelf prospectus shall be required to file an information memorandum। Information memorandum फाइल करना
इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू क्या, न्यू चार्जेस क्रिएटेड, चार्ज क्रिएटेड मतलब गिरवी रखना, एनी सिक्योरिटी दैट यू हैव प्रोवाइडेड इन बिटवीन द पीरियड, कौन सा पीरियड, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आप कब लाओगे, जब आप सब्सिक्वेंट या सेकेंड इशू लाना चाहते हो तो उसके पहले आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर करना होगा। तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कब प्रिपेयर करोगे, सेकेंड या सब्सिक्वेंट जो शेयर्स इशू करना चाहते हो उससे पहले, एंड फर्स्ट ऑफर जो आपने किया था, तो ये पीरियड के बीच में फर्स्ट ऑफर से लेकर सेकेंड या सेकेंड से लेकर थर्ड, थर्ड से लेकर फोर्थ, ये जो इंटरवीनिंग पीरियड्स है, इस पीरियड में आपका कोई अगर चार्ज क्रिएट हुआ है, चार्ज क्रिएट मतलब गिरवी रखना, any security that you have created, any charge created, changes in the financial position of the company, financial position में कोई change हुआ, तो ये दो चीज, financial position में कोई change किया या फिर charge कुछ create किया, between the first offer of securities or the previous offer of securities and the succeeding offer or and other prescribed changes with the registrar within the prescribed time prior to the issue of a second or subsequent offer, ठीक है। तो सेकेंड ऑफर लाने से पहले सब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देना होगा, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में न्यू चार्जेस क्रिएटेड और फिनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस हुआ ये देना होगा। ये किस पीरियड का, फर्स्ट एंड सेकेंड या सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ के जो बीच का पीरियड है इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ वो चीज मेंशन करना होगा। Where a person or any other person has received application for allotment of securities along with advanced payment, किसी ने एडवांस में ही पैसा दे दिया, एडवांस में पैसा दे दिया मतलब उसने मेरे को अलॉटमेंट कर दिया सिक्योरिटीज का बोल के एडवांस में ही पैसा दे दिया, इवन बिफोर यू प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, तो उसको तो पता नहीं है कि आपने क्या क्या नया चेंजेस किया, क्या नया फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस हुआ, तो उसको अलग से बताना होगा। एडवांस पेमेंट मिल गया था बिफोर मेकिंग एनी सच चेंज, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में जो चेंजेस है उसको सबमिट करने से पहले ही एडवांस में पेमेंट मिल गया। द कंपनी और अदर पर्सन शैल इंटीमेट द चेंज टू सच एप्लीकेंट्स, जो चेंज किया है आपने सिक्योरिटीज में या फाइनेंशियल पोजीशन में उसके लिए जो एडवांस में पैसा दिया है उसको अलग से बताना होगा। इफ द एक्सप्रेस अ डिजायर टू विड्रॉ द एप्लीकेशन कंपनी शैल रिफंड द मनी विद इन 15 डेज। अगर चेंज जानने के बाद उसको लगता है कि अरे बाप रे ऐसा चेंज तो मैंने सोचा ही नहीं था, मुझे नहीं करना इसमें इन्वेस्ट, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो कंपनी को वापस देना होगा पैसा विद इन 15 डेज, ठीक है। ये हो गया शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में। अभी हम लोग पढ़ते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पार्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटम मतलब quantity of shares और price of the securities included there। prospectus तो है पूरा बट उसमें quantity of shares being offered by the company वो नहीं है, या फिर प्राइस, जिस प्राइस में इशू होगा वो प्राइस नहीं है, प्राइस के बदले क्या रहता है प्राइस बैंड 100 से लेकर 120 रुपए तक। तो कितना शेयर्स लोग जनरल पब्लिक सब्सक्राइब करेगा, ये कंपनी को अगर थोड़ा सा डाउट है तो क्या करते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हैं, उसमें प्राइस बैंड कर देते हैं इस प्राइस से इस प्राइस के बीच में, तो कंपनी को पता चल जाता है कि जनरल पब्लिक किस प्राइस में खरीदना चाहती है एंड कितना नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब करना चाहती है, तो ये मिलने के बाद फिर प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। तो जो इनकम्प्लीट पार्टिकुलर्स वाला प्रोस्पेक्टस है उसको बोला जाता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। Section 32 provides that a company proposing to make an offer of securities may issue a red herring prospectus prior to the issue of a prospectus. Prospectus issue करने के पहले red herring prospectus issue कर सकते हैं कंपनीज अगर उन लोगों को क्वांटम और प्राइस के बारे में कुछ भी डाउट है, तो वो इशू करके जानते हैं, उसके बाद prospectus फाइल करते हैं। Same shall be filed मतलब red herring prospectus. Red herring prospectus shall be filed with the registrar at least 3 days. Shell prospectus के केस में या नॉर्मल लिमिट नहीं बताया था कि कितना दिन के अंदर फाइल करना है, इसमें बोल दिया गया है कि एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द ऑफर, ऑफर ओपन होने के 3 दिन पहले, मिनिमम 3 दिन पहले, मतलब 5 दिन पहले सबमिट कर सकते हो बट मिनिमम 3 दिन का टाइम तो आरसी को देना ही होगा। सो
prior to the opening of the offer. It shall carry the same obligations as applicable to a prospectus. जितने laws and regulations prospectus को apply होते हैं, वो red herring prospectus को भी apply होंगे. And any variation between red herring prospectus and prospectus shall be highlighted as variations in the prospectus. जो भी variation होगा between red herring and prospectus, उसको prospectus में highlight करके देना होगा. ठीक है? At the time of closing of the offer, prospectus stating the total capital raised, कितना तो capital पूरा raise हुआ, whether by of debt or share capital, and the closing price, total capital कितना raise हुआ and the price कितना है, and other such details जो red herring prospectus में included नहीं था, वो सारा details registrar और SEBI को फाइल होगा. Basically red herring prospectus कौन सा होता है जिसमें quantum of shares, quantity of shares और price mention नहीं होता, price band रहता है. उसके बाद प्रोस्पेक्ट जब उसको पता चल जाता है कि क्वांटिटी और प्राइस क्या होगा, उसके बाद प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है एंड ऑल द लॉज एज एप्लीकेबल टू प्रोस्पेक्टस आर आल्सो एप्लीकेबल टू red herring prospectus. एप्लीकेशन फॉर्म. No form of application for the purchase of any security shall be issued unless accompanied by abridged prospectus. Application form अगर कोई कंपनी इशू करती है for the purpose of subscribing to its shares, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ abridged prospectus होना जरूरी है. abridged मतलब summarize, छोटा, तो abridged prospectus होना जरूरी है. Provided nothing in this subsection shall apply if a form of application is issued to in connection with underwriting agreement. underwriting क्या होता है? underwriting agreement मतलब एक ऐसा agreement, सपोज जैसे 100 शेयर्स किसी कंपनी का ऑफर किया है, लेकिन लोगों ने जनरल पब्लिक है सब्सक्राइब फॉर ओनली 80 शेयर्स, तो कंपनी के लिए तो मतलब डिसएडवांटेजेस हो गए ना कि 20 शेयर में इशू किया था, वो तो सब्सक्राइब ही नहीं हुआ. तो ऐसे केस में अंडरराइटिंग एग्रीमेंट एंटर किया जाता है. अंडरराइटर्स क्या रिस्क लेते हैं कि आपका जितना भी शेयर्स अनसब्सक्राइब रह जाएगा उसको हम लोग सब्सक्राइब कर लेंगे. द अंडरराइटर विल सब्सक्राइब एनी शेयर्स व्हिच हैव नॉट बीन सब्सक्राइब्ड बाय द जनरल पब्लिक. तो ऐसा अंडरराइटिंग एग्रीमेंट एंटर किया जाता है. तो जो अंडरराइटर होते हैं वो तो एक रिस्क लिया ना, तो उसके बदले में उसको कमीशन दिया जाता है. कंपनी गिव्स कमीशन टू द अंडरराइटर और अंडरराइटर गिव्स द गारंटी कि आपका कोई शेयर अगर अनसब्सक्राइब रह जाए तो उसको मैं सब्सक्राइब कर दूंगा. तो ऐसा अगर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट एंटर किया है तो उसको अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हैं तो उसके साथ abridged prospectus अटैच करने का जरूरत नहीं है. फिर आता है इन रिलेशन टू सिक्योरिटीज विच वेर नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक. अगर पब्लिक को कोई शेयर्स या सिक्योरिटीज ऑफर नहीं किया तो उन शेयर्स के लिए या सिक्योरिटीज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अटैच में abridged prospectus अटैच करना जरूरी नहीं है. जो जनरल पब्लिक को दिया जा रहा है उसमें ही abridged prospectus चाहिए, जो प्राइवेटली किसको दिया उसमें abridged prospectus का जरूरत नहीं है. लेकिन कोई अगर रिक्वेस्ट करे abridged prospectus वाला कि मेरे को पूरा फुल prospectus देखना है तो उसको देना होगा. अभी आते हैं लाइबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट. लाइबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट दो तरह का होता है. सेक्शन 34 इज फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी एंड सेक्शन 35 इज फॉर सिविल लाइबिलिटी. क्रिमिनल लाइबिलिटी मतलब सेक्शन 447 में जेल हो सकता है या फाइन हो सकता है या बोथ हो सकता है. इसको क्या हुआ? Section 34 is for criminal liability, Section 35 is for civil liability. Section 34 देखो Section 447 में 3 times the amount of the fraud का फाइन हो सकता है, 10 साल तक का जेल हो सकता है. That is punishment for fraud. तो Section 34 क्या बोलते हैं कि कोई भी अनट्रू स्टेटमेंट आपने दिया, फॉल्स स्टेटमेंट दिया, मिसलीडिंग दिया या फिर कोई ऐसा इंक्लूजन कुछ ऐसा इंक्लूड किया या कुछ ऐसा ओमिट किया जिससे कोई मिसलीड हो सकता है, तो उसके लिए कैसा पनिशमेंट है? लाइबल अंडर सेक्शन 447. दिस इज फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी, जहाँ पे जेल तक हो सकता है. लेकिन क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच सकते हैं कोई अगर कोई प्रूव कर दे कि वो स्टेटमेंट और ओमिशन वाज इमैटेरियल. वो तो जस्ट ऐसे ही मतलब इज नॉट
वो अगर प्रूव कर दे, और he had reasonable grounds to believe and did up to the time of issue of prospectus believe that the statement was true or inclusion omission was necessary. उसके पास कोई reasonable ground to believe है, कोई reasonable ground है जिसके बेसिस पे उसने वो स्टेटमेंट दिया था, तो वो बच जाएगा, वो अगर ऐसे प्रूव कर सकेगा। तो सेक्शन 447 में क्रिमिनल लायबिलिटी है। अब सेक्शन 35 है जिसमें सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी मतलब आपके स्टेटमेंट्स के बेसिस पे someone has sustained any loss or damage, तो उसको कंपनसेशन के बेसिस पे, मतलब उसको कंपनसेशन दिया जाएगा या डैमेजेस दिया जाएगा, उसको बोलते हैं सिविल लायबिलिटी। shall be liable to pay compensation to every person who has sustained such loss or damage। तो डैमेजेस जहाँ पे देना होगा दैट इज सिविल लायबिलिटी। जहाँ पे फाइन और पेनल्टी, फाइन और जेल है, इम्प्रिजनमेंट है, उसको बोलते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी। अब कौन कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा? द कंपनी एंड एवरी पर्सन हु इज ए डायरेक्टर, हु हैज ऑथराइज्ड हिमसेल्फ इज एज अ डायरेक्टर और हैज अग्रीड टू बिकम अ डायरेक्टर, प्रमोटर ऑफ द कंपनी, ऑथराइज द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस और एन एक्सपर्ट। प्रोस्पेक्टस इशू के टाइम पे एक्सपर्ट, जो उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा, जैसे इंजीनियरिंग का कोई एक्सपर्ट हो गया या फिर जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करें तो उसका कोई एक्सपर्ट हो गया, उस एरिया का एक्सपर्ट होगा, उसका भी ओपिनियन लिया जाता है, उसका भी एक स्टेटमेंट लिया जाता है कि whatever is being stated in the prospectus is true and this is genuine, ऐसा एक स्टेटमेंट लिया जाता है या रिपोर्ट लिया जाता है एक्सपर्ट का, तो those are also included in the prospectus। तो एक्सपर्ट भी लायबल हो सकता है टू पे, अगर एक्सपर्ट का रिपोर्ट गलत है तो एक्सपर्ट विल ऑल्सो बी लायबल टू पे कंपनसेशन टू एवरी पर्सन, वो डैमेजेस देना होगा। लेकिन अगर वो पर्सन प्रूफ कर दे कि having consented to become a director, he withdrew his consent before the issue of the prospectus। prospectus issue होने से पहले उसने अपना consent withdraw कर लिया था, तो वो liable नहीं होगा, ठीक है। Then the prospectus was issued without his knowledge, पहले तो उसको पता था बट उसने withdraw कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसको तो पता ही नहीं था कि prospectus issue हो रहा है, एंड जब उसको पता चला वो पब्लिक नोटिस दिया। prospectus was issued without his knowledge and on becoming aware he gave a reasonable public notice, ठीक है, पब्लिक नोटिस दे दिया। नंबर 3 है एक्सपर्ट का ओपिनियन। एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है या कोई एक्सपर्ट का रिपोर्ट है, वैल्यूएशन रिपोर्ट है, जो भी है, उसमें एक्सपर्ट ने ही गलत लिखा, एक्सपर्ट ने गलत लिखा। जो कंपनी के ऑफिशियल्स है उन्होंने तो बस एक्सपर्ट का रिपोर्ट को ही एकदम एग्जैक्ट डिक्टो कॉपी कर दिया था या डिक्टो एक्सट्रैक्ट कर दिया था या फेयर एंड रीजनेबली एक्सट्रैक्ट कर दिया था, तो expert will be liable, the persons or the officials of the company will not be liable। It was a correct and fair representation of the statement or a correct copy of or a correct and fair extract from the report or valuation। जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने तो करेक्टली उससे कॉपी किया, बट उससे कॉपी किया एक्सपर्ट का स्टेटमेंट ही गड़बड़ था, तो expert will be liable, not the officials of the company। And जो official है, जो defendant है, जो बोल रहे कि I am not guilty, that person had reasonable ground to believe that the person making the statement was competent to make it। वो तो इंजीनियर था, उसके बेसिस पे मैंने इंजीनियर से एक्सपर्ट ओपिनियन लिया, या तो वो तो सीए था, कॉस्ट अकाउंटेंट था, उसकी वजह से मैंने कॉस्टिंग का एक्सपर्ट ओपिनियन उससे लिया, तो मेरे पास तो ग्राउंड है ना उसको बिलीव करने के लिए that he is competent enough। And the said person had given the consent to the issue of the prospectus, और एक्सपर्ट ने कंसेंट दिया था कि मेरे ओपिनियन को आप प्रोस्पेक्टस में छाप सकते हो या यूज कर सकते हो, एंड उसने अपना कंसेंट विड्रॉ नहीं किया था। कंसेंट वाज देयर एंड नॉट विड्रॉन द कंसेंट, तो एक्सपर्ट लायबल होगा। अगर एक्सपर्ट को ओपिनियन में गलत है तो एक्सपर्ट लायबल होगा, नॉट द अदर पीपल जिसने कॉपी करके प्रोस्पेक्टस में डाला। If it is proved that a prospectus has been issued with the intent to defraud the applicants, कुछ फ्रॉड किया आपने, the person as referred above shall be personally liable without any limitation of liability। अगर कुछ फ्रॉड किया है तो persons referred किया, वो डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर, एक्सपर्ट जो जिसका नाम दिया हुआ है, those people will be personally liable without limitation of liability, no limit। अगर जितना भी उसको liability
कंपनसेट करना होगा। पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन्स टू इन्वेस्ट मनी। अगर आपने किसी तरह का नोइंगली या रेकलेसली कोई स्टेटमेंट दिया, प्रॉमिस किया विच इज फॉल्स, डिसेप्टिव, मिसलीडिंग, to include another person to enter into or offer to enter into any agreement, कुछ फ्रॉड रिलेटेड कुछ भी आपने किया तो पनिशमेंट होगा अंडर सेक्शन 447। ये हमेशा याद रखना, 447 इज द पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। तो एग्रीमेंट एंटर करने के लिए या फिर एग्रीमेंट फॉर द प्रिटेंडेड पर्पस ऑफ कुछ शेयर्स के वैल्यूएशन में ऊपर नीचे वैल्यूएशन में प्रॉफिट बुक करने के लिए या फिर क्रेडिट फैसिलिटीज ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपने फ्रॉडुलेंटली कुछ किया तो उसका पनिशमेंट 447 में मिलेगा। रेमेडी सेक्शन 37 प्रोवाइड्स दैट सूट में बी फाइल्ड और एनी एक्शन में बी टेकन अंडर 34 क्रिमिनल लायबिलिटी, 35 सिविल लायबिलिटी, 36 अभी पढ़ा एनी पर्सन, उसको बोलते हैं क्लास एक्शन सूट, मतलब एनी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोग मिलकर आके भी केस फाइल कर सकते हैं अफेक्टेड बाय मिसलीडिंग स्टेटमेंट और इंक्लूजन और ओमिशन। तो सारे लोग एक साथ आके भी केस फाइल कर सकते हैं। पनिशमेंट फॉर इम्पर्सनेटिंग, इतना देर तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंपनी ने कुछ फ्रॉड किया या कंपनी के ऑफिसर्स ने कुछ फ्रॉड किया। इसमें पर्सनेटिंग मतलब कॉपी करना, पर्सनेटिंग मतलब मेक्स और अबेट्स ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन इन अ फिक्टिशियस नेम। मेरा नाम निश्चिता है बट आई एम मेकिंग एन एप्लीकेशन इन द नेम ऑफ राहुल कुमार। तो एक इमेजिनरी नाम पे या दूसरे के किसी के नाम पे आप एप्लीकेशन कर रहे हो सब्सक्राइबिंग टू द सिक्योरिटीज, तो उसका पनिशमेंट है। फिर मेक्स मल्टीपल एप्लीकेशंस टू अ कंपनी इन डिफरेंट नेम्स और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स और नेम। मल्टीपल एप्लीकेशंस आप नहीं कर सकते, आप एज अ पर्सन आप सिंगल एक ही एप्लीकेशन करोगे। Induces directly or indirectly the company to allot shares in a fictitious name। तो ये सब फ्रॉड करने के लिए अगेन लायबल अंडर सेक्शन 447। हम आते हैं अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मतलब आपने सब्सक्राइब किया तो आपने मिनिमम एप्लीकेशन मनी तो दे दिया मेरे को, तो एप्लीकेशन मनी मिलने के बाद आपको शेयर्स अलॉट करना होगा ना। मतलब एप्लीकेशन मनी मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसको बोलते हैं अलॉट करना। आपके नाम पे शेयर्स इशू करना, पैसा तो मिल गया था बट आपके नाम पे शेयर्स इशू करना, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो अलॉटमेंट कैन बी डन ओनली इफ द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस एज मिनिमम अमाउंट हैज बीन सब्सक्राइब्ड, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हुआ है एंड सम पेबल और एप्लीकेशन हैज बीन पेड टू एंड रिसीव्ड बाय द कंपनी। जितना एप्लीकेशन मनी, मिनिमम एप्लीकेशन मनी जितना आपने बोल के रखा था प्रोस्पेक्टस में वो मिल गया है एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी हो गया है, तभी आप जाके शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं। The amount payable on the application on every security, जो minimum application money है, minimum application money shall not be less than 5% of the nominal value, 5% of the face value of the share से कम नहीं होगा। 100 रुपीज़ अगर है आपका फेस वैल्यू ऑफ द शेयर तो 5 रुपये मिनिमम एप्लीकेशन मनी रखना ही होगा। मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना पे करेगा सब्सक्राइबर, उसका लिमिट है मिनिमम 5% ऑफ द फेस वैल्यू, 5% of the face value of the security देना होगा। रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स नहीं मिला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ और जितना एप्लीकेशन मनी मिलना था वो नहीं मिला, एप्लीकेशन मनी इज नॉट रिसीव, मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब नहीं हुआ, तब क्या होगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज सब रिसीव नहीं हुआ, तब क्या होगा, receipt shall be returned within 15 days। जितना पैसा मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ,
received shall be returned within 15 days from the closure of the issue. 15 days के अंदर पैसा रिटर्न कर देना होगा. If any such money is not paid within such period, directors and officers in default jointly and severally. Jointly मतलब सारे directors मिलके, severally मतलब each director also. Officers in default jointly and severally be liable to repay that money with interest at the rate 15%. 15 दिन में तो repay कर दो. 15 दिन में repay नहीं किया तो 15% के हिसाब से interest भी देना होगा. फिर आता है return of allotment. Whenever a company having a share capital makes any allotment of securities, मैंने आपको shares issue कर दिया, आपको दे दिया, तो shall file to the registrar a return of allotment. Return मतलब है filing. Income tax return बोलते हैं ना, तो return of allotment means a list, a filing. तो क्या फाइल करना होगा? It shall file with the registrar return of allotment in 30 days in form PAS3. PAS3 इसको बोलते हैं, important है. Within 30 days. Along with 3 a list. इसमें क्या क्या जाएगा? List of allottees stating their allotee मतलब जिसको allot किया. Allotee का name, address, occupation, number of securities allotted shall be attached along with the return. The said list shall be certified by the signatory of the company as correct and complete. Along with the return, the following may be attached as applicable. क्या क्या अटैच करोगे? अगर securities have been allotted for consideration other than cash. Other than cash मतलब उसने मेरे को एक मशीन दे दिया, उसके बदले में I have given you the shares. So it is consideration other than cash. A copy of the contract duly stamped pursuant to which the securities have been allotted, together with the contract of sale if any property or asset is. तो जिस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे उसने आपको मशीन दिया, आपने उसको शेयर्स दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अटैच करना होगा. और अगर कोई प्रॉपर्टी है, से बिल्डिंग अगर कुछ है, तो उसका सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब सेल भी देना होगा. If the above said contract is not in written form, oral contract है, oral contract is also valid. तो oral contract अगर है, तो company shall furnish complete particulars of the contract. एक आप पूरा लिस्ट बना दोगे, details of the contract बोल के, और उसको स्टैम्प करवाओगे with appropriate stamp duty. तो stamp duty देके उस contract का details दोगे attach करके. A report of a registered valuer in respect of valuation of the consideration shall also be attached. Registered valuer से वैल्यू करवा के लोगे कि जो मशीन दिया उस मशीन का वैल्यू क्या है. Registered valuer से. In case of bonus shares, a copy of the resolution passed in general meeting authorizing the issue of the shares. तो कोई अगर बोनस शेयर्स इशू कर रहा है, बोनस शेयर्स के इशू का अलॉटमेंट कोड है, तो जनरल मीटिंग में जो ऑथराइजेशन मिला था बोनस शेयर्स इशू करने का, वो ऑथराइजेशन पे अटैच करना होगा. In case of shares have been issued in pursuance of 62(1)(c), ये है differential allotment by a company other than a listed company. The valuation report of the registered valuer shall be attached. दोनों केस में differential allotment के केस में भी registered valuer का valuation report देना होगा. Payment of commission.